हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट नंबर 3 वीडियो चैप्टर नंबर 14 की जीएसटी के अंदर। तो जिसका आज का टॉपिक ये रहेगा टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस टू डील डिफरेंट सिचुएशंस इन जीएसटी लॉ। कौन से टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस पढ़ेंगे, डिफरेंट सिचुएशन जो आती हैं जीएसटी लॉ के अंदर, उसको डील करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए। वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप क्या करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, आपको समझ आती है और आप ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस टू डील डिफरेंट सिचुएशन इन जीएसटी लॉ। फॉलोइंग प्रोविजंस आर रिलेटेड इनवॉइसेस फॉर डिफरेंट सिचुएशन इन जीएसटी लॉ। कई सारी देखिए प्रोविजंस हैं इनवॉइसेस से रिलेटेड डिफरेंट सिचुएशन इन जीएसटी लॉ। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? फर्स्ट सिचुएशन है टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। गुड्स के रिस्पेक्ट में टैक्स इनवॉइस कैसे होगा, कब बनाया जाएगा, कब काटा जाएगा, ये सब चीज़ें, जिसका सेक्शन है सेक्शन 31 और सबसेक्शन 1। ठीक है। A registered person supplying taxable goods shall issue within a prescribed time an invoice showing the description, quantity of goods and value of goods, the tax charged thereon and such other prescribed particulars। देखिए, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है उसको एक प्रॉपर प्रेस्क्राइब टाइम पे, जो भी टाइम आपको दे रखा है कि कब प्रॉपर टाइम जो होता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड है तो बिफोर होगा या उस टाइम पे होगा, तो वो क्या जो प्रेस्क्राइब टाइम रहेगा उससे पहले बिल काट देना चाहिए। जो बिल जो इनवॉइस काट देना चाहिए, जो क्या क्या शो कर रहा होगा, डिस्क्रिप्शन शो कर रहा होगा, आपके जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं वो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स, टैक्स क्या चार्ज हुआ है उसके ऊपर, कुछ ऐसे जो है प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स होते हैं वो शो करने वाला होना चाहिए। ठीक है। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड विद टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। कौन कौन से प्रोविजंस हैं देखिए, ये तो सेक्शन का पूरे प्रोविजन रिलेटेड इनवॉइसेस फॉर डिफरेंट सिचुएशंस इन जीएसटी लॉ। डिफरेंट सिचुएशंस हैं, ये 11 सिचुएशंस हैं, इसमें हम फर्स्ट सिचुएशन कर रहे हैं। तो टाइम लिमिट देखो, फॉर इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, एक है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी जब गुड्स रिमूव हो रही है। ठीक है। और एक है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व होती है गुड्स की, तो गुड्स की रिमूवल से पहले या जब गुड्स रिमूव हो रही है, मान लो मेरे गोडाउन में सामान रखा है, मैं सेलर हूँ, ठीक है, और वो गुड्स जानी है, मूवमेंट होनी है उन गुड्स की, रिमूवल निकलनी है वो गुड्स वहाँ से, तो बिल को काटने का टाइम होगा या तो रिमूवल ऑफ गुड्स से पहले या फिर जब रिमूव हो रही है गुड्स, यानी गोडाउन से निकल रही है, तभी उस टाइम पे बिल काटा जाएगा। ठीक है। और बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब गुड्स की डिलीवरी होनी है सीधा, तो यानी जब वो सीधा आया बंदा और उसी टाइम वो माल उठा के ले गया, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स के टाइम ही, तो उस टाइम क्या होगा, क्या टाइम होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स का, तो उस टाइम होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो जब गुड्स की डिलीवरी हो रही है उससे पहले बिल कटेगा या फिर जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम बिल कटेगा। ठीक है। A registered person supplying taxable goods shall issue invoice before or at the time of delivery of goods or making available thereof to the recipient in any other case। और अदर केस में क्या होगा कि जब वो उसको अवेलेबल करवा रहा है वो गुड्स को, डिलीवरी की बात में तो अलग हो गई, लेकिन जब रेसिपेंट को अवेलेबल करवा रहा है अदर केस में उसमें ये आ जाएगा। ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पर मूवमेंट जो गुड्स की है, वेयर द सप्लाई ऑफ इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, और इन एनी अदर केसेस में क्या होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है। यानी जहाँ पर मूवमेंट गुड्स की इन्वॉल्व होती है वहाँ पर तो जब गुड्स रिमूव हो रही है तभी बिल काट देंगे उसके बिफोर और एट द टाइम में, और अदर केस जो बच गए उसमें डिलीवरी जब होएगी या उससे पहले बिल काटा जाएगा। ठीक है।
और कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दी गई है, तो जो प्रेस्क्राइब टाइम गवर्नमेंट ने दे रखा है उस टाइम पे बिल काट देंगे, ठीक है, ये रिलैक्सेशन आ जाएगी। सेकंड आ जाएगा टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन आ गया 31 सब सेक्शन 2, यानी कि सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो सर्विस में देखो टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एक मिनट, a registered person supplying taxable services shall be in prescribed time issue a tax invoice showing the description value, tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed। जो particulars है उसको prescribed time पे उसको tax invoice काट देना चाहिए जो services को sell कर रहा है, services provide कर रहा है। following are the important provisions related with tax invoice in respect of services। कौन कौन से provisions हैं, provisions देखो। According to section 31(2), a registered person supplying taxable services shall before or after the provisions of service but within a prescribed period issue a tax invoice after the provision of service की हो जाने के बाद बट विद इन ए प्रेस्क्राइब पीरियड, लेकिन एक प्रेस्क्राइब पीरियड होगा उसके बीच बीच में इशू ए टैक्स इनवॉइस, उसको एक टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। प्रेस्क्राइब पीरियड इज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि जब आपने सर्विस की सप्लाई कर दी है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आप टैक्स इनवॉइस काट देंगे, तो ये प्रेस्क्राइब टाइम हो गया, ठीक है। विद इन 45 डेज इन केस वेयर सप्लायर इज बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC। तो देखो नॉर्मल कंपनी और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ध्यान से रखना, नॉर्मल जो कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस सप्लाई करती है, सर्विस याद रखना सर्विस, उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड जो लिमिट होगी ना टैक्स इनवॉइस काटने की वो होगी 30 दिन, ठीक है। लेकिन जो बैंकिंग कंपनी है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक NBFC भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं तो उनका टैक्स इनवॉइस काटने की प्रेस्क्राइब्ड लिमिट होगी 45 दिन की, ठीक है। ये देखो टाइम ऑफ इश्यूएंस इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और विद इन 45 डेज इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। रिलैक्सेशन वो गवर्नमेंट ने कोई किसी को जो स्पेसिफाई कर रखी होगी कुछ रिलैक्सेशन, तो उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जैसे कि एनी अदर डॉक्यूमेंट डीम टू बी टैक्स इनवॉइस, कोई अदर डॉक्यूमेंट जिसको हम टैक्स इनवॉइस मान के चलेंगे वो गवर्नमेंट ने अगर रिलैक्सेशन दे रखी है तो द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच any other document issued in relation to supply shall be deemed to be tax invoice। तो उसको मान के चलेंगे, अगर गवर्नमेंट ने किसी और डॉक्यूमेंट को टैक्स इनवॉइस का डॉक्यूमेंट मान के चलने को बोल रखा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट भी टैक्स इनवॉइस ही माना जाएगा, तो फिर वो गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन हम चलेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, गवर्नमेंट ने कई ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट को ये छूट दी गई है, रिलैक्सेशन दी है कि वो इशू ही नहीं करेंगे इनवॉइस को, टैक्स इनवॉइस को, तो उनको क्या मिलेगी, उनको छूट मिली हुई है कि वो नहीं करेंगे टैक्स इनवॉइस को इशू, ठीक है। आगे है रिवाइज्ड इनवॉइस 31 सेक्शन 3। तो देखो क्या होता है रिवाइज्ड इनवॉइस। मान लो एक कंपनी जो है उसने एप्लीकेशन डाली है रजिस्टर होने की, ठीक है, और उस कंपनी से सामान खरीदा गया है या फिर उसने सामान कहीं से इनवॉइस मतलब उसने सामान कहीं से खरीदा है, लेकिन जब तक वो कंपनी ने एप्लीकेशन डाला है और एप्लीकेशन जब तक वहाँ से अप्रूव नहीं होता और उसको जो है इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं आता, तब तक का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसके बीच में वो बिल काटा गया है, तो उस ट्रांजिशन पीरियड में वो क्या है, वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं मानी जाएगी। तो रजिस्टर्ड नहीं मानी जाएगी तो वो ITC क्लेम करने के लिए वो बिल मान्य नहीं होगा उस टाइम पीरियड के लिए। तो क्या करेंगे, जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो जाएगी उस दिन वही बिल रिवाइज्ड तरीके से काटा जाएगा और वो रिवाइज जो बिल होगा, रिवाइज जो इनवॉइस होगा, उसको हम ITC क्लेम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। देखो बताती हूँ एग्जाम्पल में। मानो मैंने एक कंपनी खोली और उसको एप्लीकेशन उसकी आगे लगा दी कि रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है।
तो 1 जनवरी को लगाई थी एप्लीकेशन, ठीक है, और मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ 3 महीने के अंदर, मतलब ये लगा लो 1 अप्रैल को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 महीने का क्या हो गया, ट्रांजिशन पीरियड हो गया 3 मंथ्स का। इसके बीच में मेरा बिल कटा 1 फरवरी में, ठीक है, तो वो फरवरी वाला बिल ना मान्य नहीं होगा एक तरह से। क्यों नहीं होगा मान्य? क्योंकि उस टाइम के बीच में, ट्रांजिशन पीरियड के बीच में, जो वो कंपनी है वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, ठीक है। तो अब लेकिन हमें आईटीसी तो क्लेम करना है, तो मान्य तो करवाना पड़ेगा उस बिल को। तो क्या हम क्या करेंगे, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी 1 अप्रैल को, उसके बाद उसी बिल को रिवाइज्ड इनवॉइस, उसी इनवॉइस को रिवाइज्ड इनवॉइस के नाम से दोबारा काटा जाएगा, जिसमें क्या होगा, वो जो रिवाइज्ड इनवॉइस है वो उसी डेट पे काटा जाएगा। मान लो 3 फरवरी को काटा गया, उसी डेट पर काटा जाएगा। बट ये होगा कि जो रिवाइज्ड इनवॉइस है उसको हम आईटीसी क्लेम करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है रिवाइज्ड इनवॉइस। अब रिवाइज्ड इनवॉइस की टाइम लिमिट देखो। रिवाइज्ड इनवॉइस 31 सबसेक्शन 3A पार्ट, टाइम लिमिट टू इशू क्या होगा इसका, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी 1 अप्रैल को मान लो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आप जो है रिवाइज्ड इनवॉइस काट सकते हो। यानी कि 1 अप्रैल से जो 31 अप्रैल तक, जो भी 30 अप्रैल 31 जो भी होता है वो, ठीक है। फॉर द ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड, उन्हीं ट्रांजेक्शन के लिए होगा जो ड्यूरिंग पीरियड के लिए हुई। यानी कि 1 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच में जितनी ट्रांजेक्शन हुई है उसके बिल को ही सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इशू ऑफ रिवाइज इनवॉइस, अब क्यों किया जाता है रिवाइज इनवॉइस के बेनिफिट क्या होते हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए? हेल्प्स कस्टमर टू गेट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कस्टमर को ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके, उससे अवेल हो सके, ठीक है। अब देखिए थर्ड हो गया रिवाइज इनवॉइस। फोर्थ है नो नीड टू इशू ए टैक्स इनवॉइस। तो जब सप्लाई 200 रुपये से कम की हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200, मान लो आपने 150 रुपये की कोई गिफ्ट आइटम खरीदी है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उससे उसकी गल पड़ो और कहो कि मेरे को तो बिल बना के दे, बिल बना के दे, बिल बना के दे। क्योंकि टैक्स ज़रूरी नहीं है कि टैक्स इनवॉइस 200 रुपये से कम की सप्लाई पे काटा जाए, ठीक है। 31 सेक्शन और सब सेक्शन 3 का B पार्ट, ठीक है। आगे बिल ऑफ सप्लाई सेक्शन 31(3) का C पार्ट, C सब सेक्शन, ठीक है। अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ और पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। शैल इशूड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस ए बिल ऑफ सप्लाई। देखो एक ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो एग्जम्प्टेड गुड्स या एग्जम्प्टेड सर्विसेज या दोनों, यानी एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई कर रहा है, और जो उसका टैक्स जो पे कर रहा है ना वो कंपोजिशन स्कीम यानी सेक्शन 10 का कंपोजिशन स्कीम आपने पढ़ी थी, उसके अंडर ये बिल की पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई कटेगा, ठीक है, इशू होगा। इशू ऑफ बिल ऑफ सप्लाई सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन C इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई में काटा जाएगा, जहाँ पर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, और इन केस ऑफ टैक्स पेड अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। यानी कि जब कोई पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन एग्जम्प्टेड सर्विसेज या एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई कर रहा है, तो वो टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई काटेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई टैक्स पेयर जो है वो कंपोजिशन स्कीम के अंडर आता है, सेक्शन 10 के अंडर टैक्स पे कर रहा है, तो वो टैक्स इनवॉइस की जगह क्या काटेगा, बिल ऑफ सप्लाई काटेगा, ठीक है। डिटेल ऑफ बिल ऑफ सप्लाई में क्या होगा, देखो बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है। ए बिल ऑफ सप्लाई शैल बी इशूड बाय द सप्लायर कंटेनिंग द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। देखो बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या होगा, सप्लायर की इंफॉर्मेशन होगी एक तरह से
जैसे टैक्स इनवॉइस के अंदर जो पर्टिकुलर्स होते हैं बिल ऑफ सप्लाई के अंदर भी होते हैं। तो देखो क्या क्या आता है इसके अंदर। सप्लायर की इन्फॉर्मेशन आती है, सीरियल नंबर होता है, डेट ऑफ इशू होती है, इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपेंट, यानी रजिस्टर्ड रेसिपेंट है तो उसका जीएसटी IN नंबर पूछ लिया जाएगा यहाँ से। गुड्स और सर्विसेज का कोड पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखा जाएगा, गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, भाई क्या क्या गुड्स थी, उसका नाम क्या है, ये जो भी, ठीक है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखी जाएगी, कितनी वैल्यू है सप्लाई की, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर होएगा। अगर ऑफलाइन मोड में बिल काटा जा रहा है तो सिग्नेचर सिंपल पेन से किया जाएगा, और अगर डिजिटल मोड पे काटा जा रहा है तो डिजिटली सिग्नेचर होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड पे। ये हमने कर लिया सारा। ये नो बिल ऑफ सप्लाई इशूड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है मे नॉट इशू अ बिल ऑफ सप्लाई द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड इज लेस देन 200 रुपीज सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखो अगर कोई भी, अभी पहले हमने बात करी थी टैक्स इनवॉइस की, तो टैक्स इनवॉइस का भी यही था कि 200 रुपये से कम की सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स इनवॉइस काटना जरूरी नहीं है, नो नीड टू इशू अ टैक्स इनवॉइस। और जब आप 200 रुपये से कम की सप्लाई कर रहे हो तो बिल ऑफ सप्लाई भी काटना जरूरी नहीं है, ठीक है, नो बिल ऑफ सप्लाई इशूड, ठीक है। आगे आ जाइए, रिसीट वाउचर, सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन डी। A registered person shall on receipt of advance payment, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उसके पास एडवांस पेमेंट आई है विद रिस्पेक्ट ऑफ टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इशू अ रिसीट वाउचर और एनी अदर डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग रिसीट ऑफ सच पेमेंट। देखो आप गए एक ये इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास, ठीक है, आपने उससे मांगी कि मुझे ये वाली वॉशिंग मशीन चाहिए, उसने बोला जी अभी तो ये वाला माल हमारे पास आया नहीं है, बट जैसे ही आएगा हम आपको डिलीवरी करवा देंगे इस माल की, ठीक है। तो आप क्या करके आए हो, उसको एडवांस पेमेंट करके आए हो कि ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आपके पास आए तो आप मुझे डिलीवर करवा देना, मैं आपको उसके लिए कुछ एडवांस पे करके जा रही हूँ। मान लो वो मशीन है 50,000 रुपये की, तो मैंने बोला कि मैं आपको अभी 30,000 रुपये सबमिट करवा के जा रही हूँ, एडवांस पेमेंट करके जा रही हूँ। तो और जो रिमेनिंग पेमेंट होगी जिस टाइम आप डिलीवरी कर दोगे वो मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है, दे दूँगी, जो भी लगा लो। तो जब मैं उसको 30,000 रुपये पे करूँगी तो वो मुझे एक रिसीट देगा कि हाँ ये लो, ये रिसीट है, इसको दिखा देना जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे, तो ये 30,000 रुपये आपके सबमिट की का एविडेंस है कि भाई आपने 30,000 रुपये मेरे को दिए हैं, तो मैंने आपको एक पर्ची काट के दी है, क्या दिया है, रिसीट वाउचर दिया है, पर्ची काट के दी है कि आपके 30,000 रुपये मेरे पास आ चुके हैं और ये इसका एविडेंस है, ठीक है, प्रूफ है। तो देखिए रिसीट वाउचर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3D वैन इशूड कब होता है, ऑन रिसीट ऑफ एडवांस विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई, कोई भी फ्यूचर में सप्लाई जानी है उसका एडवांस आया है तब ये काटी जाती है। और वाई इशू क्यों की जाती है, एक एविडेंस के रूप में, इशू एविडेंस ऑफ रिसीट ऑफ सच एडवांस, ठीक है। ये उल्टी हो चुकी है तो मैं थोड़ा सा इस साइड करके पढ़ाऊंगी, ये देखो स्टूडेंट्स। रिफंड वाउचर्स सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 ई पार्ट। रिफंड वाउचर, रिफंड से मतलब जो आपको रिफंड मिलना है, देखो वेयर ऑन रिसीट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई the registered person issue a receipt voucher but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue to the person who had made the payment a refund voucher against such payment। देखिए मैंने उस पर्सन को क्या बोला था कि जब वो आएगी जो वॉशिंग मशीन 50,000 रुपये वाली, जब भी आपके पास आ जाएगी वो आप मेरे को डिलीवरी कर दें, लेकिन वो मशीन का मॉडल आया ही नहीं, तो यानी कि फ्यूचर में कोई जो सप्लाई होनी थी वो होएगी नहीं, बट उसके लिए एडवांस पेमेंट जा रही है मेरे पास 30,000 रुपये, मैंने उसको पेमेंट कर रखी है, रिसीट वाउचर काट रखा है उस पर्सन ने, ठीक है। अब देखिए
कोई टैक्स इनवॉइस कटेगा नहीं आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जब सप्लाई नहीं होगी तो क्या टैक्स इनवॉइस कटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब पैसे मेरे वो वापस देगा 30,000 रुपये जो जमा कर रखे थे उसने, एडवांस में पेमेंट ली थी, वापस करेगा ना। तो उस वापस करने के लिए वो एक रिफंड वाउचर काटेगा, इशू करेगा रिफंड वाउचर उस पेमेंट के रिगार्डिंग, उस पेमेंट के अगेंस्ट, यानी कि वो रिसीट वाउचर के अगेंस्ट एक रिफंड वाउचर इशू करेगा कि जो पैसा मैंने एडवांस के रूप में लिया था वो मुझे रिफंड करना पड़ेगा, उस पर्सन को वापस देना पड़ेगा। इफ ऑन रिसीट ऑफ एडवांस रिसीट वाउचर अंडर सेक्शन 31(3) सबसेक्शन डी के अकॉर्डिंग, अगर मैंने एक रिसीट वाउचर इशू किया था, इज इशूड इफ सप्लाई इज मेड, अगर देखो सप्लाई हो गई यानी कि वो मशीन आ गई मेरे पास 50,000 रुपये वाली, मैंने डिलीवरी कर दी, तो क्या होगा, तब टैक्स इनवॉइस इशू होगा इन परसुएंस देयर ऑफ, मतलब उस चीज़ के लिए क्या होगा, उस चीज़ को हमने प्रोवाइड कराया तो उस चीज़ के लिए टैक्स इनवॉइस कटेगा। और अगर वो चीज़ यानी वो सप्लाई हुई नहीं, वो चीज़ मिली नहीं मेरे को, मतलब वो उसके पास वो आई नहीं वो डिलीवरी, तो सप्लाई होएगी नहीं, नो सप्लाई इज़ मेड, तो फिर रिफंड वाउचर इशू होगा, ठीक है। सप्लाई हो जाएगी तो बिल कटेगा और नहीं होगी तो रिफंड वाउचर हो जाएगा, जिससे पैसे वापस चले जाएंगे। इनवॉइस इन केस ऑफ RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इनवॉइस क्या होगा, देखो कैसे बनेगा। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लिएबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज mechanism shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both। देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो सेलर होता है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है और जो रेसिपेंट होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होगा, जो टैक्स वगैरह जो पे करेगा वो रेसिपेंट पे करेगा, दैट मीन्स वो, इसलिए वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। तो इसमें कैसे होगा, इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, इशूड बाय रेसिपेंट, रेसिपेंट कब इशू करेगा, हु इज रेसिपेंट इशू करेगा हु इज रजिस्टर्ड पर्सन होगा एंड लिएबल टू पे टैक्स अंडर RCM, और RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, ठीक है। और जब सप्लायर होगा तो वो नॉट रजिस्टर होगा। इसमें क्या होगा, RCM के अंदर जो इशू होगा इनवॉइस, उसमें क्या होगा, रेसिपेंट के थ्रू इशू होगा जो एक रजिस्टर्ड पर्सन होगा और लिएबल टू पे अंडर टैक्स RCM होगा, और जब सप्लायर क्या होगा, एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तब होगा, ठीक है, RCM के अंडर। 9th है पेमेंट वाउचर इन केस ऑफ RCM। देखिए जब RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पेमेंट वाउचर क्या होगा, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लिएबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल इशू ए पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। जब वो सप्लायर को पेमेंट कर रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लिएबल टू पे टैक्स अंडर RCM, तो जो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है जो उसको RCM के अंडर टैक्स पे करना है वो इशू है पेमेंट वाउचर, वो एक पेमेंट वाउचर काटेगा, इशू करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको एक बार ऊपर कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब उल्टी कर रखी है। ये देखो मेरे यहाँ पर था, एक पेज मिसिंग है क्या इसमें, हाँ जी देखिए कंप्लीट ये है, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लिएबल टू पे टैक्स अंडर RCM इशू ए पेमेंट वाउचर, कब होगा, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, जब सप्लायर को वो पेमेंट कर रहा होगा ना। जैसे मान लो सप्लायर जो है वो तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और मान लो मैं बायर हूँ, ठीक है, तो मैं रेसिपेंट हो गया, बायर और रेसिपेंट एक ही बंदा होता है। तो
मैं हूँ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो अब आरसीएम के अंडर इशू वो जो है पेमेंट वाउचर कैसे कटेगा आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो मैं आरसीएम के अंदर बिल टैक्स पे करूँगा, और इशू है पेमेंट वाउचर। फिर एक पेमेंट वाउचर इशू करूँगा किसके लिए, जो मैं उसको पेमेंट दूंगा, यानी कि जो मैं सेलर को पेमेंट दूंगा उसके लिए पेमेंट वाउचर इशू करूँगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। सप्लायर को जब मैं पेमेंट दूंगा उसके लिए जो भी मैंने सामान खरीदा है, तो उसको उसके लिए पेमेंट वाउचर इशू करूँगा, ठीक है। आगे देखिए 10th पेज है ये वाला। 10th हो गया कॉन्टिन्यूस सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। Continuous supply under GST law can be divided in following two parts: continuous supply of goods और continuous supply of services। पहले goods की पढ़ते हैं। Continuous supply of goods is defined in section 2 subsection 32. In simple word, continuous supply of goods means a supply of goods which is provided or agreed to be provided continuously under a contract and for which the supplier invoices the recipient on a regular or periodical basis। देखिए कॉन्टिन्यूस सप्लाई में क्या होता है, एक ही बंदे को कॉन्टिन्यूस सप्लाई की जाएगी और ये पहले से एग्रीड होता है कि जो सप्लायर है ना, रेसिपेंट को बिल ना एक रेगुलर वो में, मान लो एक हफ्ते के अंदर बिल मिलना है सारे प्रोडक्ट्स का, जो भी बेचा गया है सारे गुड्स का, या फिर एक महीने के अंदर बिल काटना है, वो उनके दोनों के बीच में वो एग्रीड होगा। ऐसा सर्विसेज में होगा। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज डिफाइंड इन सेक्शन 233। इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूसली। कि भाई कॉन्टिन्यूस आप तो बस वो भेजते जाओ, सर्विस देते जाओ, आपने गुड्स बेचते जाओ। गुड्स के मामले में हम जो बिल वगैरह है ना, टैक्स इनवॉइस काटना है, वो ना एक पीरियोडिक में हम दोनों में ये डिसाइड हो गया कि एक हफ्ते में बिल दे देना सारी गुड्स का, एक महीने में दे देना, जैसे भी उनमें डिसाइड होएगा, पहले पीरियड डिसाइड होगा उनके बीच में, वो एग्रीड होंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 months विथ पेरियोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। उन दोनों के बीच में ये डिसाइडेड होगा कि आपको जो बिल है आप कॉन्टिन्यू सप्लाई करते जाओ, बिल वगैरह हम एक 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब कि 2 महीने के अंदर अंदर ऐसे बिल काटेंगे, ठीक है। और टाइम लिमिट क्या होगी कॉन्टिन्यूस सप्लाई के अंडर, टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस अंडर कॉन्टिन्यूस सप्लाई इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 31 subsection 4, और in case of continuous supply of services section 31 subsection 5। तो टाइम लिमिट क्या होगी, देखो टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कॉन्टिन्यूस सप्लाई में क्या होगा, इधर देखो, द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स if successive statement of accounts are involved, invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued। अगर कोई स्टेटमेंट अगर आती है ना उसमें बीच में, तो जब स्टेटमेंट इशू होती है तो उस टाइम पे और उस टाइम से पहले इशू वो जो है इनवॉइस, यानी कि मान लो स्टेटमेंट मीन्स, मान लो मैंने बोला है कि बीच में मान लो 1 महीना हो गया, तो 1 महीने में सामने वाले ने बोल दिया कि अब टैक्स इनवॉइस जो है आप इशू कर दीजिए, तो उससे पहले या फिर उस टाइम तक मैं क्या कर दूंगी, बिल इशू कर दूंगी। इफ सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, तो इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। जिस टाइम पे ये बोल दिया गया है कि जिस टाइम पे पेमेंट रिसीव होगी उससे पहले पेमेंट से पहले या जब पेमेंट हो रही है उस टाइम पे टैक्स इनवॉइस आपको काट देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई में देखिए, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉलोइंग आर द टाइम लिमिट टू इशू टैक्स इनवॉइस। टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 31 सबसेक्शन 5। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असरटेन्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जब जो पेमेंट की ड्यू डेट अपने को पता हो, असरटेन हो, जब हमें ड्यू डेट पता है कि ये ड्यू डेट है 31 मार्च ड्यू डेट है, तो 31 मार्च को या फिर 31 मार्च से पहले पेमेंट आपको जो क्या है
पेमेंट की जो ड्यू डेट है उससे पहले पहले क्या कर देना है, या उस दिन या फिर उससे पहले पहले टैक्स इनवॉइस कट कर देना है। ठीक है, जहाँ पर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेन, जब हमें पता ही नहीं है ड्यू डेट है क्या, तब ऑन और बिफोर डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव, जिस दिन पेमेंट रिसीव हुई है उस दिन या फिर उससे पहले हमें टैक्स इनवॉइस कट कर देना है। ठीक है, टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, अगर पेमेंट एक इवेंट के कंप्लीट होने पर डिपेंड करती है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो जब वो इवेंट कंप्लीट होगा उस दिन या फिर उससे पहले क्या है, आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको करा दिया है। 11th है इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट देखिए, इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो अप्रूवल पे होती है एक बेस्ड, यानी कि इसकी सेल, गुड्स को क्या करेंगे वो जो कंज्यूमर होते हैं वो कहते हैं एक बार आप हमें गुड्स भेज दो, अगर हमें अच्छी लगी तो हम रख लेंगे, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे। ऐसी गुड्स होती है ना कई बार, तो उन गुड्स का इनवॉइस कब कट करना है, उसकी डेट क्या रहेगी। देखो, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस। तो देखो वो गुड्स हमारे पास से निकल तो जाएगी क्योंकि सामने वाले पर्सन के पास चली जाएगी। ठीक है, सप्लाई तो हो गई उस गुड्स की, है ना, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो सेल होगी या नहीं होगी। सेल नहीं होगी या तो सेल होगी, मतलब उसके पास रह जाएगी, वो उसको पसंद करेगा, उसको रख लेगा अपने पास, ठीक है, और पैसे दे देगा हमें। सेल नहीं होगी तो वो रिटर्न आएगी। ठीक है, तो उसका जो द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या तो सप्लाई के टाइम पे या उससे पहले, या फिर और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन वो हमारे यहाँ से उसके पास गई है रिमूवल की डेट होगी उसके 6 मंथ के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर, जो सा पहले आएगा जो से पहले डेट होगी वो। In simple word, it can be concluded that tax invoice must be issued within 6 months from the removal of goods। यानी कि जब आपके यहाँ से गुड्स चली गई हैं, रिमूव हो चुकी हैं, यानी हमारे पास से दूसरे पर्सन के पास चली गई हैं, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आपको टैक्स इनवॉइस कट कर देना है, इशू कर देना है। फर्दर बिल ऑफ सप्लाई में बी इशूड एट द टाइम व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड, जब गुड्स रिमूव हुई हैं तब बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देना है। ठीक है, in case of goods sent on approval for sale or return, section 31 subsection 7, time limit to issue invoice, tax invoice earlier of the following, इन तीनों में से, इन दोनों में से जो सा पहले आएगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। ठीक है, ये चीज़ इन दोनों में जो भी पहले आएगी वो टाइम लिमिट कहलाएगी इशू इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए। टाइम व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड, तो अगर गुड्स जिस टाइम रिमूव कर देंगे तो बिल ऑफ सप्लाई कट करेंगे, उस टाइम पे बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ सिचुएशंस जो हमने इस जो टॉपिक के अंदर कवर करी। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये जो हमने आज की वीडियो में कवर किया, और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा कि टैक्स इनवॉइस कब किस किस सिचुएशन में किस किस टाइम पे आपको इशू करना है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस टू डील डिफरेंट सिचुएशन इन जीएसटी लॉ, हमने इस टॉपिक को इसके अंदर कवर किया। आई थॉट कि आई थिंक कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।